अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में वसीम लियाकत। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन जो ओडीआई सीरीज़ थी वो भी अपने इख्तिताम को पहुंची। न्यूजीलैंड का एक लंबा चौड़ा टूर आप कह सकते हैं। इसमें न्यूजीलैंड ने T20 भी खेले और ओडीआई भी खेले और बिलाखिर पाकिस्तान को आखिरी ओडीआई में वो शिकस्त देने में कामयाब हुए। 47 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई और पाकिस्तान जो कि 24 से 48 घंटों के दरमियान तक दुनियाई क्रिकेट में राज कर रहा था, ओडीआई में नंबर 1 पोजीशन पे था, वही पाकिस्तान अब ओडीआई में तीसरी पोजीशन पे पहुंच चुका है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक तो एशिया कप के हवाले से बात करनी है। एशिया कप एक मुअम्मा बनता जा रहा है। पीसीबी का अलग मौक़िफ़ है और बीसीसीआई का अलग मौक़िफ़ है। एशिया कप के हवाले से पीसीबी का मौक़िफ़ क्या है? पीसीबी कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत भी मैच करवाए जा सकते हैं, या फिर पीसीबी ये भी चाहता है कि जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ही हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इंडिया जो है, अब मोदी सरकार की जानिब से ये डायरेक्शंस दी गई हैं जय शाह को कि आपने एशिया कप का एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं होने देना। और अब देखते हैं कि एशिया कप क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उमंगों के मुताबिक होगा या फिर बीसीसीआई की उमंगों के मुताबिक होगा, क्योंकि बीसीसीआई के साथ इस वक्त उनको बैकिंग हासिल है बांग्लादेश बोर्ड की, श्रीलंकन बोर्ड की, और वो ये चाह रहे हैं कि एशिया कप कैंसिल हो और किसी तरह कुछ 5 मुल्की टूर्नामेंट स्टार्ट किया जाए और अपनी तैयारी को मुकम्मल किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जितनी भी टीम है, पाकिस्तान की ओडीआई टीम की बात की जाए, T20 की बात की जाए, टेस्ट की बात की जाए, इवन जो ओडीआई टीम है वो अगले 2 महीने के लिए रेस्ट पे होगी। इस पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि 2 महीने हमें कोई टूर्नामेंट खेलना चाहिए किसी भी नेशन के साथ, चाहे आप वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल लें, साउथ अफ्रीका के साथ खेलें, उनका अगर स्केड्यूल आपके पास अवेलेबल है तो आपको खेलना चाहिए। इसके अलावा इमाम उल हक ने एक ट्वीट की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो किससे नाराज़ थे? क्या वो मिकी ऑथर से नाराज़ थे या फिर बाबर आजम से नाराज़ थे? बाबर आजम ने तो खैर इतना जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी कि मैंने अभी तक मोबाइल नहीं देखा, लेकिन उसके बाद जब मोबाइल देखूंगा तो फिर पता चलेगा कि क्या किया इमाम उल हक ने। और इफ्तिखार अहमद के हवाले से बात होगी। इफ्तिखार जिनको ओडीआई सीरीज़ में हारिस सोहेल की जगह रखा गया था, और इफ्तिखार के हवाले से रावलपिंडी के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बड़े सवाल किए थे बाबर आजम से भी और दूसरी मैनेजमेंट के लोगों से भी। और फाइनली इफ्तिखार को मौका मिला, इफ्तिखार ने परफॉर्म किया और कल वो अगर एक एंड से कोई उनका साथ देता तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान 5वां मैच भी जीत सकता था और पाकिस्तान की जो नंबर 1 की पोजीशन थी वो बरकरार भी रहती। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे और ये इशूज़ जो है बड़े ज़बरदस्त हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरफा फ़िरोज़, जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थी। एमर नजीब सत्ती मौजूद हैं। एमर नजीब सत्ती के भी आप तज्ज़ियात सुनते रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त फ़नी तज़्ज़िये भी देते हैं नजीब सत्ती। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे मैच समरी की जानिब। मैच समरी में देखते हैं कि क्योंकि मैच के ऊपर हमने बात करनी है तो मैच समरी पर नज़र डालते हैं कि क्या कुछ हुआ, न्यूजीलैंड ने कितना स्कोर किया और फिर पाकिस्तान ने जवाब में क्या किया। मैच समरी न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। न्यूजीलैंड 299 रन बनाए और 49.3 गेंदों पर विल यॉन्ग 87 रन बनाने के बाद टॉप पे रहे। टॉम लेथम 59 के साथ सेकंड पे रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेटर पार्ट में 40 रन दिए, 3 विकेट हासिल की। ओसामा मीर वाज वंस अगेन एक्सेप्शनल, 53 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान 252 रन बना सका और 40.1 गेंदों पे पाकिस्तान का सफ़र तमाम हुआ। इफ्तिखार अहमद नाकाबिल शिकस्त रहे, 94 रन बनाए। आगा सलमान ने 57 रन बनाए। शिफले की जानिब से 3 विकेट हासिल किए गए 34 के इवज़। और रविंद्रा बड़े ज़बरदस्त रहे, कल रन उन्होंने दिए 65 लेकिन विकेट 3 हासिल किए। न्यूजीलैंड वन बाय 47 रन। अरफा आपसे स्टार्ट करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सीरीज़ रही पाकिस्तान के लिए, लेकिन फाइनली आखिरी मैच जो है वो न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब हो गया और वो जो नंबर 1 की स्लॉट थी वो भी पाकिस्तान से जाती रही। बिल्कुल इसने देखें, इस पहले मैच पे अगर आने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जो हमें ज़ख्म लगे थे पिछले साल, जो न्यूजीलैंड ने टूर करते हुए जो कैंसिल आउट किया था, वो मेरे ख्याल से अब भर गया, क्योंकि उन्होंने जो सूद समेत जो रकम थी वो हमें अब दे दी है। जो उन्होंने कुछ मैचेस के लिए टूर पाकिस्तान में करना था, अब उन्होंने जो वो हेल्दी बंच ऑफ मैचेस का टूर किया और फाइनली जो एक था कि भाई हमें एक प्रैक्टिस मिल जाए एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से, उसमें हमें एक अहम किरदार अदा किया। डेफिनेटली पॉजिटिव्स हमें काफ़ी मिले हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी जो मुझे दिखाई दी है वो इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा के हवाले से है, क्योंकि हमें मिडिल ऑर्डर का हमें मसला आ रहा है।
ओडीआई हम लोग वैसे ही जो है वो मैचेस सबसे कम 2019 वर्ल्ड कप के बाद हमने खेले हैं। तो ये सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद इन कंसिडरेशन टू वर्ल्ड कप और एशिया कप जिन सॉइल पर है, जिन पिचेस पर है, वहाँ मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स को खेलना, विकेट चला के रखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सलमान अली आगा जो है वो जो इनिंग्स बिल्डर के तौर पे और फिर इफ्तिखार ने जो है वो इनिंग्स फिनिशर के तौर पे, लेकिन थोड़ा सा है सलमान अली आगा को अपने जो बड़ी शॉट्स होती हैं उस पर थोड़ा सा काम करना होगा। और मेरे ख्याल से तो अच्छी पॉजिटिविटी पाकिस्तान को रही है। ठीक है सतीश साहब, कैसे आप सम अप करेंगे इस तमाम तर टूर को, स्पेशली कल के मैच के हवाले से अगर बात की जाए तो उसको? पहले टूर पे बात कर लेते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो जितनी भी उसकी तारीफ़ की वजह कम है इस तनाजुर में कि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से तमाम ऑप्शंस को रोटेट किया जो कि उनके स्क्वाड में मौजूद थे। ओपनिंग में भी आपने देखा रद्दबदल किया, मिडिल ऑर्डर में भी डिफरेंट कम्बिनेशंस को ट्राई किया, बॉलिंग में डिफरेंट कम्बिनेशंस को ट्राई किया, स्पिन डिपार्टमेंट में डिफरेंट कम्बिनेशंस को ट्राई किया। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक वाइटल सीरीज़ थी हमारे पास जिसमें हम ऐसा कर सकते थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे की प्लेयर्स आपको हम सब जानते हैं कि मिसिंग थे। तो इस लिहाज से तो जो हम करने आए थे हमने वो किया, तो ये हमने एक अचीवमेंट हासिल की। उस अचीवमेंट में हमें बहुत सारे पॉजिटिव भी मिले, जैसे अभी अरफा बात कर रहे थे कि सलमान अली आगा ने अच्छा परफॉर्म किया है, फिर इफ्तिखार अहमद को मौका मिला, दोनों मैचेस में बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया है। फिर ओपन पे भी जो आपको पता शान को 2 मैचेस दिए गए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलिंग को भी आपने रोटेट किया, आपने वसीम जूनियर को चांस दिया बीच में। एहसान उल्लाह को मेरा अपना ख्याल था कि बेहतर होता कि एहसान उल्लाह को आप एक मैच और दे देते, क्योंकि मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता कि आप इंटरनेशनल लेवल पर आकर, और एक एहसान उल्लाह दूसरा एक हारिस, इनको एक एक मैच और मिलना चाहिए था। स्पेशली जिस तरह हारिस ने 4th ओडीआई में एक कैमियो खेला था ना आके नीचे से। तो मेरा ये ख्याल है कि शादाब अगर 5वां मैच ना भी खेलते हैं ना, क्योंकि वो तो परमानेंट मेंबर है ना, उन्होंने तो जब रूटीन होगी तो वो वापस आएंगे, तो वो ना भी खेलते तो कोई इशू नहीं होना था। तो एक तो थोड़ा मिस किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप सीरीज का कहेंगे तो पाकिस्तान ने बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हासिल किए और उनको ये भी अंदाजा हो गया कि हमारे फर्स्ट चॉइस प्लेयर कौन से हो सकते हैं पहले 11, और रिजर्व में या बैकअप में कौन से प्लेयर हो सकते हैं। ठीक हो गया जी, डिबेट को थोड़ा सा ओपन करते हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है कराची से। शोएब भाई, आपको वेलकम करते हैं। और अब क्योंकि डिबेट स्टार्ट हो चुकी है तो डिबेट का पहला क्वेश्चन आपसे करते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और पाकिस्तान पिछले कुछ 48 घंटे के लिए नंबर 1 पे था, उसके बाद ये मैच हार गया और उसके बाद हम अब नंबर 3 पे हैं। तो ये क्या वजह होती है कि हम जितने भी क्रिकेट है उसकी अगर बात की जाए तो एक बार जो है वो नंबर 1 पे आते हैं लेकिन एकदम से हमसे पोजीशन चली जाती है? बिल्कुल बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। अगर हम देखें तो टेस्ट में भी हम तकरीबन 2 महीने ही नंबर 1 पोजीशन में रहे थे जब तक दूसरे मैचेस नहीं हो रहे थे, और फिर वो नंबर भी हमसे छीन गया। और यहाँ पे हम सिर्फ 2 दिन रहे। सिर्फ T20 एक ऐसी रैंकिंग है जहाँ पे आप तकरीबन 2 साल तक नंबर 1 रहे हैं। लेकिन इसमें मेरे नजदीक जो तकलीफ बात है वो ये है कि जिस टीम को आप हरा कर नंबर 1 बने, उसी टीम ने 48 घंटे से भी कम वक्त में आपको आपके होम ग्राउंड में, आपके होम सॉइल पे, आपके होम क्राउड के सामने आपसे ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि आपसे नंबर 1 का रैंक भी छीन लिया। तो यकीनी तौर पे एक लम्हा फिक्रिया भी है। आप अभी बड़ी अच्छी डिस्कशन आप लोग कर रहे थे, पॉइंट्स अच्छे रेज कर रहे थे, और बिल्कुल ये बात सही थी कि शादाब खान को अगर ना भी खिलाते हो तो परमानेंट मेंबर है। आपने ये तजर्बा किया। इसी तरीके से शान मसूद को आपने ओपनर खिलाया, ये बनता भी था, जाहिर ओपनर को ओपनर पे भेजे। लेकिन अगर आपके एक फैसले की वजह से रिफ्ट पैदा हो गई है टीम में, अगर आपके एक ऐसे ओपनर को जो रन बना रहा है, मैं इमामुल हक की बात कर रहा हूँ, उसको ट्वीट करना पड़ रहा है, वो होटल में अपना एंगर दिखा रहा है, वो टीम मीटिंग पे अपना एंगर दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कल के मैच में मैं समझता हूँ एक मैच से हमने बहुत कुछ गवाया है। नंबर 1 की पोजीशन चली गई, आपने एक कमजोर टीम जिसको आपने बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया था वो आपको शिकस्त दे गई। और फिर एक और अलार्मिंग सिचुएशन है, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वो मैच खेल रहे थे, ठीक है, सारे बल्कि 5 मैचेस, और तकरीबन अगर औसतन देखें तो वो हर मैच में 300 के करीब पहुंच गए। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक ऐसी टीम जिसके पास उनकी फुल स्ट्रेंथ ना हो, अगर वो आपकी फुल बॉलिंग स्ट्रेंथ के खिलाफ 300 रन बना रही है तो फिर एशिया कप में क्या होगा, फिर वर्ल्ड कप में क्या होगा। ये कुछ ऐसे वरीड पॉइंट हैं जिसपे कम से कम एज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे बहुत शदीद कंसर्न है।
ठीक है। अरफा ये बताइएगा कि ये इमामुल हक वाला क्या माजरा है? आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में इमामुल हक को बाहर बैठा रहे हो। डेफिनेटली मैं आपको बताऊं कि बड़ा डंट है ये। अगर इमाम खेल रहे होते हैं, ऊपर से हमें 60-70 रन का उनका ओपनिंग शराकतदारी मिलती है, फिर बाबर आके रन करते हैं, फिर आके रिजवान रन करते हैं, उसी के साथ ये सिलसिला चलता रहता है। कल आपने देखा आपके ओपनर्स फेल हुए और पूरी की पूरी टीम जो है वो नीचे तक फेल हुई। देखें हसनैन, हम लोग जो है ना वो बात करते हैं कि जो टीम वर्क होती है वो देखनी चाहिए, और प्लेयर्स भी जो है अपेरेंटली ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो टीम के लिए अपने आप को जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम लोग जो है वो तैयार होते हैं। लेकिन बैक ऑफ द एंड ये ज़रूर होता है कि यार इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है, इसको हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि हर प्लेयर ने अपनी पोजीशन संभालनी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप अभी देख लें कि ओपनर्स कितने ज़्यादा हमारे स्क्वाड में है। तो इमामुल हक का मैं थोड़ा सा जो है वो इमामुल हक की साइड इसलिए लूँगा क्योंकि देखें जब वो परफॉर्म कर रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस है कि कोई तो वजह है ना पीछे जो उन्हें ट्वीट करनी पड़ी। ट्वीट करना कोई ये आसान बात नहीं होती कि आप ऑब्वियसली आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं, आपके मैनेजमेंट के साथ बातचीत होती है, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन फिर भी आप ट्वीट कर देना तो दैट मीन्स कि आपके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर गुजरी है। इमामुल हक को ज़रूर खिलाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल नहीं थे ड्रॉप होने पर, अगर वो उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो जस्टिफाई कर रही है और वो चाह रहे हैं कि मैं खेलूँ, तो ज़रूर उनको खिलाना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि आपने 11-11 पर ही रोटेशन पॉलिसी अप्लाई करनी है। रोटेशन पॉलिसी ज़रूर अप्लाई करें, आपने की भी है, सक्सेसफुल भी है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी कह रहे हैं कि ठीक है मैं खेलना चाह रहा हूँ और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कोई है पीछे बैक ऑफ द माइंड कि भाई कॉन्फिडेंस शायद जो है वो शैटर हो जाए अगर मैं ना खेलूँ, तो ठीक है उन्हें खिलाना चाहिए। और इमामुल हक और फ़खर ज़मान की जो एक पार्टनरशिप है ओपनिंग की बहुत ही कमाल की जा रही है, तो डेफिनेटली उनको खिलाना चाहिए। तो इमामुल हक को इसमें अगर वो खेल जाते 2 मैचेस तो उनकी रैंकिंग पर्सनल भी बेहतर हो सकती है। एग्जैक्टली। इमर साहब, अगर बाबर के बस में होता तो वो लाजमी खेलते, ये कोई बिकी ऑथर का डिसीजन नज़र आ रहा है? अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा एक डिफरेंट टेक है। उसमें ये है कि देखिए दुनिया में रोटेशन तो होती है। बात ये है कि ये आपके पास एक ऐसी सीरीज़ थी जिसमें आपने अपने रिजर्व जो पीछे सेकंड चॉइस ओपनर ईशान को भी देख लिया कि भाई 2 मैच इनको देखते हैं ये क्या कर लेते हैं। इनको आपने थ्रो किया ओपनिंग स्लॉट पे, और उसमें यह है कि जैसे पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब ने उस पर अपनी एक चैनल पे बात करते हुए कहा कि उन्होंने थोड़ा सी बताई कि इमाम को हैमस्ट्रिंग हो गई, वरना फ़खर ने जो रेस्ट करना था आपके आखिरी शायद 2 ओडीआईज में, लेकिन चूंकि इमाम की हैमस्ट्रिंग होगी फ्रॉम नोवेयर, फ़खर को चौथा ओडीआई खेलना पड़ा। तो उस पेपर फ़खर ने कहा कि अगर मैं चौथा खेलूंगा तो मैं 5वां भी खेलूंगा, तो वो थोड़ी सेटिंग ऐसी होगी कि जिस वजह से इमाम नहीं खेल सके। लेकिन आप ये देखिए कि अभी जो न्यूजीलैंड है उसके भी बहुत सारे टॉप के जो प्लेयर हैं वो ओपन पे नहीं है, या हो सकता है अभी जो कुछ खेल रहे हैं इनके सारे जो बाकी ओपनर्स आ जाएंगे, टिम साइफर्ट नहीं है तो इनको सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। मेरा नुकता ये है कि रोटेशन पॉलिसी दुनिया में होती है, तो फर्स्ट चॉइस तो इमाम नहीं रहना है, यानी कि शान कुछ कर भी देते तो फर्स्ट चॉइस इमाम नहीं रहना था और रहना चाहिए था। मैं तो ये बात कहूँगा क्योंकि वो पाकिस्तानी टीम के रेगुलर मेंबर हैं, परफॉर्मर हैं। लेकिन अगर 2 मैचेस में शान को चांस मिल भी गया, सही मिला, जिस तरह मिला, जो भी मिला, तो इमाम को इतना इम्पेशंस नहीं शो करना चाहिए था। तो क्योंकि और फिर अब ये नहीं पता कि माहौल क्या था, इसकी तो मैं बात नहीं कर सकता कि बैक एंड पे क्या बातें चल रही थी मैनेजमेंट में, क्यों इमाम ने इतना अनकंफर्टेबल फील किया, वो उनको बेहतर पता होगा। मैं उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। लेकिन ये उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था, जो भी बात थी वो इंटरनली उनको डिस्कस कर लेनी चाहिए कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन अगेन हमेशा टीम की जरूरत के हिसाब से प्लेयर्स को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक हो गया। शोएब भाई ये बताइएगा कि अगर ये मैच देखें ना, हम बड़ा अच्छा जा रहे थे, पिंडी में भी हमने मैच जीते, कराची में भी जीते, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन कौम की बढ़ जाती है, मतलब पूरी नेशन की कल ख्वाहिश थी कि मैच जीते, इवन बाबर आजम का 100वां ओडीआई था, वो उसमें रन्स करते लेकिन वो नहीं कर पाए, तो ये जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो हमारी टीम क्लिक क्यों नहीं करती? हसन देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें पहले ऐड करना चाहूंगा, ये साबिक कप्तान भी हमारे बात को इस तरीके से बयान करते हैं जैसे पता नहीं क्या है, कौन सी ऐसी हेमस्ट्रिंग है जो एक ही दिन में सही हो जाती है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई भाई। एंगर कभी भी किसी एक मैच में शो नहीं होता। आप में इमामुल हक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस साल दूसरे नंबर पे थे रैंकिंग में। कल सीरीज खत्म होने के बाद वो चौथे नंबर पे रैंकिंग पे चले गए हैं, 2 दर्जे उनकी तनज़ली हुई है। तो एक खिलाड़ी को ये होता है कि उसने नंबर 1 की तरफ जाना है, तो इमाम को लगता था कि वो रन्स बनाएंगे तो वो नंबर 1 की तरफ जाएंगे। फिर आगे आपको ये भी समझना होगा कि अगली जितनी सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले वो सब हवा में है। आपका एशिया कप अभी हवा में है, आपका श्रीलंका टूर जो बातें हो रही हैं कि टेस्ट से वनडे में कन्वर्ट होगा वो हवा में है। आपने 3 मैचेस अफगानिस्तान के साथ खेलने हैं, वो एफटीपी होने के बावजूद क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस उनके साथ इतना है वो आपका हवा में है। अब आपने ट्राई नेशन सीरीज की एक बात कर दी है कि हमने मुख्तलिफ बोर्ड से राब्ते कर दिए, सब हवा में है। तो एक खिलाड़ी जिसको पता है कि मैं वर्ल्ड कप स्क्वाड का परमानेंट मेंबर हूं, जैसे ये खुद बता रहे हैं कि इमाम फर्स्ट चॉइस है, तो फर्स्ट चॉइस वाले को मैच
प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो मैच का रिदम अपना नहीं खोना चाहता, तो इस वजह से वो एंगर शो हुआ। वो चौथे मैच में भी नहीं बैठना चाहते थे और फिर पांचवें में उसने शो कर दिया, वरना एक मैच पे इतना तूफान नहीं मचाया जाता कि होटल में भी जो है ना वो नाराजगी का इजहार किया जाए और फिर सोशल मीडिया पे आके तो आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे पब्लिकली आके अपनी एंगर का इजहार कर रहे हैं। उससे पहले सिर्फ ये 2 मैचेस की बात नहीं है, तीसरे वनडे के बाद जब वो न्यूज कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं वो आके बात कर रहे हैं कि जो टीम हो गई अब इसके नंबरों को छेड़ना नहीं चाहिए, वो एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। इसका मतलब है तीसरे वनडे से पहले भी ये बातचीत चल रही थी। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हम जो है वो अपनी अपनी पसंद है तो बात को उस तरफ मोड़ देते हैं, रियलिस्टिक और फैक्चुअल बात हम करते नहीं है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब आ जाए एक्सपेक्टेशन पे। पाकिस्तान अगर कोई कीनिया की टीम से भी खेल रहा होगा ना तो कौन चाहेगी जीते, और पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन से भी खेल रहा होगा तो कौन चाहे जीते। यही मामला था कि आपने निस्बतन कमजोर टीम जिसके मेन देखिए 11 के 9 खिलाड़ी नहीं खेले, उनको आप हरा रहे थे, तो उसमें कौम ने आपको सर पे उठाया और उठाना भी चाहिए। फिर आप नंबर 1 बन गए, बहुत सारी बातों के बावजूद हमने सबने तारीफ की कि भाई नंबर 1 बन गए, लेकिन उसी टीम से जब आप हारते हैं तो फिर यकीनी तौर पे जो बैकलैश आता है, जो प्रेशर आता है, वो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और ये एक तल्ख हकीकत है कि अगर आप एक ऐसी टीम से जिसके 9 मेन प्लेयर उसके पास नहीं है, अगर आप हार जाते हैं तो फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि आप एशिया कप भी जीतेंगे और आप वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएंगे। ठीक हो गया शोएब भाई, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी था। अब इमर नजीब साहब से पूछते हैं। इमर साहब, आप ब्रेक में कुछ बात कर रहे थे बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से, तो उनके कौन कौन से डिसीजंस हैं जो आपको कुछ गलत लगे या कुछ सही नहीं हुआ? लेकिन जब आप कोई सीरीज़ खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके डिसीजंस अच्छे होते हैं और कुछ में बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो एक ये चीज़ थी कि ये सिर्फ बाबर नहीं, इससे पहले भी जो हमारे कैप्टन थे उसमें भी मुझे इशू नज़र आता था कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम है ना वो मिडिल फेज ऑफ द इनिंग्स है। चाहे वो आप T20 क्रिकेट में भी देख लें उस और आप यहाँ पे ODI क्रिकेट में भी देख लें, हम ऊपर से कुछ विकेट्स ले लेते हैं, मिडिल फेज में बिल्कुल डल और बोरिंग किस्म की हमारी बॉलिंग भी अक्सर होती है और कप्तानी भी होती है। जैसे लेट्स सपोज कल का मैच ले आया पूरी, आप इस ODI सीरीज में देख लें, ठीक है बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, बैट्समैन लंबे रन्स कर रहे हैं, लेकिन आपके ना बॉलर्स ने स्पेशली कप्तान में कोई ऐसी फील्ड प्लेसिंग नहीं की, कोई ऐसी कि बैट्समैन को डिस्टर्ब किया जा सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कह देता हूं, जब आपके स्पिनर आते हैं और आप उस पर मिड ऑन और मिड ऑफ दोनों बाउंड्री पे ले लेते हैं ना, तो आप ये चीज तय कर देते हैं कि पार्टनरशिप अब लगेगी, क्योंकि बैट्समैन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो आराम से सामने सिंगल लिया जाता है, उसकी पार्टनरशिप डेवलप होती है और उस वजह से वो सेट हो जाता है, स्पेशली ऐसे ट्रैक के ऊपर जो कि बहुत बैटिंग के लिए साजगार है। फिर कोई ऐसी फील्ड प्लेसमेंट नहीं। अब जैसे कल विल यॉन्ग था, वो उसने थ्रू आउट द मिडिल फेज ऑफ द इनिंग्स उसने कदमों का इस्तेमाल किया और वो डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट कर रहा था। आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि यार मैं कोई या तो लेग साइड की फील्ड पैक कर दूं या मैं अपने बॉलर के साथ प्लान बनाकर उसको कहूं कि यार इसको आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा सा आप बॉल कर लो, ऑफ साइड पैक कर दूं कि ये जो है इसको हम काउंटर स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी। तो बिल्कुल गो विद द फ्लो वाली थी कि खुद ही कुछ अगर हो जाए बॉलर को आउट कर दे। मैंने एज अ कैप्टन कुछ ऐसी फील्ड सेटिंग अपनी तरफ से ऐसा एफर्ट जो हमने माजी में जीनियस कप्तान देखे, चले हम बात कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिनके हम डिसीजन मेकिंग हम आइडियल मानते हैं ना इस एरा के अंदर या रिसेंट एरा के अंदर के यार वो बहुत थे, तो इसमें बहुत बेहतरी। फिर वसीम जूनियर आप देखें, आपने देखा होगा कि वो स्लिंगी एक्शन रिवर्स स्विंग का सबसे अच्छे वो बॉल करने वाले हैं। कल सबसे अच्छी जो कंसिस्टेंट बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से की वसीम जूनियर ने की। Exactly. आपने शायद 28वें या 29वें ओवर में बाबर उनको लेकर आया और फिर रोक दिया। आगा सलमान 8 और 9 ओवर उनसे करा लिए पार्ट टाइमर से, वसीम जूनियर से 6 ओवर करा के उनको रोक दिया उस वक्त जब उनका सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, जब गेंद 30 ओवर के बाद यानी दोनों गेंदें 15-15-20 ओवर पुरानी हो जाती हैं, जब उनको रिवर्स मिलने लगता है, वो फर्स्ट चॉइस बॉलर होने चाहिए थे जिनसे आप आउट करने के लिए जाते। माइट भी शायद आप 1-2 विकेट आपको मिल जाती तो आप माइट भी न्यूजीलैंड को 250-60 पे आउट कर लेते। तो मेरा कहने का मकसद है कि अपने बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में गाहे बगाहे देखा है कि इसमें काफी ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। अरफा आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि आपकी तरफ अब हम टॉपिक को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, एशिया कप के हवाले से बात करेंगे। शोएब भी कल कैप्टनसी के हवाले से आपने बाबर आजम से सवाल भी किया और ही इज नॉट श्योर अबाउट द कैप्टनसी इन वर्ल्ड कप। और दूसरा ये बताइएगा कि कल के आखिरी 15 ओवर्स में बाबर की कप्तानी के ऊपर कमेंटेटर्स भी बात करें तो काफी सवालिया निशान हुए कि जो सबसे अच्छी बॉलिंग करवाने वाले मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, उनका कोटा पूरा नहीं हुआ, हारिस रऊफ का कोटा पूरा नहीं हुआ, शादाब खान आपके मेन स्पिनर है, इवन उसामा को भी आप एज ए स्पिनर काउंट करें तो बहुत सारे बॉलर्स जो है ना उनका कोटा ही पूरा नहीं करवाया बाबर आजम ने।
देखें, बाबर आजम की कप्तानी का तो फैसला हो चुका हुआ है। अब वो जब तक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तब तक उनको पता नहीं चलेगा, वरना सबको सब पता है और किसी को कुछ खबर नहीं। यहाँ पे ये वाला मामला है, ठीक है। तो ये तो बात होगी। मैं पर्सनली बताऊं, मैं ये समझता हूँ कि अब बाबर अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बाबर बुरी कप्तानी कर रहे हैं, हमें इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए। अब हमारे पास वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। अब बाबर ने जितना सीखना था 4 साल सीख लिया, अब उनके बाद डिलीवर का टाइम है। डिलीवर करेंगे तो सर आंखों पे बैठेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर जवाबदेही होगी। जो पाकिस्तान टीम का ये गुज़िश्ता 1-2 साल से एक ट्रेंड चलता आया है, या इन्होंने अपना मजाज बना लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कह देते हैं कि हम किसी को जवाब दे नहीं है, तो फिर लग पता चलेगा। आप ये बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम जो हैं वर्ल्ड कप में अगर परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं होती तो जिस तरीके से जवाब तलबी होती है वो सबके सामने है। कल के मैच में भी आपको बहुत सारे डिसीजन जो है ना, सिर्फ एक कल की मैच की बात नहीं, मैंने आपको बताया कि आप बेशक 4 से सीरीज जीत गए, लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक सी स्ट्रेंथ की टीम के खिलाफ आपकी 1 लाख बल्कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक पूरे का पूरा 300 रन बनवाता रहा है, तो यकीनी तौर पर ये लम्हा फिक्री है। आप ये 4-1 की जीत को देख रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि एक अधूरी टीम या एक कमजोर टीम जो है उसने अगर 300 रन बना लिए, तो जब फुल स्ट्रेंथ वाली टीम होगी, जब आप जस्ट इमेजिन करें कि ऑस्ट्रेलिया जब पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएगा, इंग्लैंड जब पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलेगा, जब इंडिया का आपका मुकाबला होगा वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ होंगे, तो आपको लगता है कि फिर ये 300 रन बनेंगे? इंडिया में वर्ल्ड कप इंटरटेनिंग क्रिकेट होनी है इस बार रवायती क्रिकेट नहीं होनी कि जिस क्रिकेट पे आप समझें कि 2-250 की क्रिकेट होगी और वहां पे कांटे के मुकाबले होंगे। वो बिल्कुल मुकम्मल बैटिंग ट्रैक पर जाएंगे। आपके अगर स्पिनर्स जो है वो इतने रिदम में नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया के स्पिनर्स जो है वो रिदम में नहीं है। फिर वो रन्स के अंबार भी लगाएंगे, और वो रन्स के अंबार जब लगेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हमें तनकीद के बजाय अब बाबर से सिर्फ ये डिमांड करनी चाहिए कि 4 साल आपने जो सीखा अब हमें डिलीवर करके दिखाएं। और मेरा ख्याल है कि अब ये जो वर्ल्ड कप है ये बाबर की तकदीर का भी और बहुत सारे पाकिस्तानी जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी तकदीर का भी फैसला करेगा, क्योंकि अगर अच्छा करेंगे तो लंबा खेलेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो फिर उसी तरह होता है जिस तरह वर्ल्ड कप के बाद होता है। आपको पता है, इससे पहले कि आप अरफा की तरफ जाएं, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और मेरे लिए अलार्मिंग यह है कि आपका मेन वेपन जो है वो शाहीन शाह अफरीदी है। इस सीरीज में मुझे वो एवरेज 130 की रफ्तार से बॉल करते हुए दिखाई दिए। बीच में इक्का दुक्का कुछ बॉले उन्होंने ज्यादा निकाली होंगी, और विकेट जो है वो टेल एंडर्स की लेते रहे हैं। तो अगर आपका मेन वेपन जो है वो नए बॉल से 140 प्लस पे जाके आपको विकेट नहीं दिलवाएगा, तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, बड़े ऑर्डिनरी लगे थे। अच्छा अरफा, आपकी तरफ आते हैं, काफ़ी देर से आपको हमने सवाल कर रखा हुआ है। एशिया कप के हवाले से बताइएगा, क्या कुछ डिटेल्स हैं, और एशिया कप क्या हो रहा है पाकिस्तान में, नहीं हो रहा, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कुछ और कह रहा है, सो एक्चुअल स्टोरी क्या है? देखिए, ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन की रूह जो है हमारे अंदर होती है, तो हम तो चाहते हैं कि एशिया कप जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में हो, लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ और है। हम लोग पीसीबी की जानिब से भी मौक़िफ़ सुन रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान मीडिया का भी सुन रहे हैं, इंडियन मीडिया का भी सुन रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि बीसीसीआई के अंदर जो है वो कुछ रब्ता किया जाए और उनसे जो है वो पूछा जाए कि आखिर वहाँ क्या खिचड़ी जो है वो पक रही है। तो देखें, कैटेगोरिकली जो है वो बात, उनके डिसीजंस जो हैं वो हो गए हैं, और ये बात पिछली जो मीटिंग हुई है नजम सेठी को कैटेगोरिकली जे शाह ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा, और ना ही हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो हम लोग एग्री कर रहे हैं। और ये बात जब उनसे पूछा गया कि जी क्यों आप लोग जो हैं वो क्यों इस तरह कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब है कि हमें जो है वो, हमारी जो सरकार है, जो हमारी हुकूमत है, उसने हमें जो है वो ये कैटेगोरिकली डिसीजन जो है वो दिया हुआ है कि आपने हाइब्रिड मॉडल या पाकिस्तान में जाकर जो है वो नहीं खेलना। तो अब ये बात है कि मोनोपली जो है उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है, और डेफिनेटली जब अब सोचता है पाकिस्तान, पीसीबी जो है वो इसमें अब क्या जो है वो आखिर का जो है वो करेंगे, या इसमें किस तरह से जो है वो प्रेशराइज उन पर किया जा सकता है, तो ये अब रस्मी कार्रवाई आप एक तरह से इसे कंसिडर कर लें कि जो आखिरी अब हतमी जो एक इजलास होने वाला है एसीसी का, जो नियर टू आईसीसी का जो अगली मीटिंग हो रही है वर्ल्ड कप से पहले, उसके आसपास ही एसीसी का भी जो है इजलास आइंदा होगा, उसकी डेट जो है वो आगे आपके सामने जो वो आ जाएगी। तो उस पर कैटेगोरिकली वो कह देंगे कि हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग एग्री नहीं करते, और पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हमने जाकर खेलना नहीं है, तो न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाए। अब न्यूट्रल वेन्यू जो है वो कहाँ कराया जाए, तो बांग्लादेश और श्रीलंका जो है ये 2 वेन्यू सामने आए हैं। यूएई में जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एग्री कर जाएगा, एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप के लिए भी
एग्री करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, मोनोपोली इतनी स्ट्रांग हो गई है क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी अवेलेबिलिटी दे दिया, मौके का फ़ायदा हर कोई उठाता है। Exactly. श्रीलंका को जो वो थोड़ी सी खार है पीसीबी से, वो इसलिए क्योंकि जो पिछली रिजीम थी, आपको याद होगा कि पिछला जो एशिया कप था उसके होस्टिंग राइट्स श्रीलंका के पास है, और तब जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ चल रहे थे। तब श्रीलंका ने जो है वो ये एक प्लान सामने रखा था कि ठीक है जी, हाइब्रिड मॉडल पे आप लोग जो है वो हमारा करा दें। तो अनफॉर्चुनेटली पीसीबी ने तब एग्री नहीं किया था, तो उसकी खार अब श्रीलंका उतारेगा। और कोलंबो और कैंडी में तो बारिशें बहुत ज़्यादा सितंबर में होती हैं, तो दम्बुला जो है मोस्ट प्रॉब्ली यही जो वो होगी वेन्यू हो सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेडली। सेकेंडली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको पता है कि एशिया कप की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि एशिया कप में मिनिमम 2 पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे। तो अगर इंडिया नहीं मानता या बैक ऑफ कोई कर लेता है तो किस तरह से जो है वो ये राइट्स जो है वो हो सकते हैं। वो भी सुना है तो कि शायद गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। बिल्कुल, गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन जो जेश आए उन्होंने पहले से ही जो है वो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, स्टार स्पोर्ट्स जो है वो है, और वो आईपीएल और सब कुछ जो इंडियन क्रिकेट सीरीज़ है वो उनके साथ जो है उनके सारे मामला चलते हैं, तो उनके साथ तय हो गया। जय शाह ने कह दिया कि अगर आपको लॉस होता है, अगर इन केस पाकिस्तान बैक ऑफ करता है या नहीं खेलता वो ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, तो आपको इसमें लॉस होगा, लेकिन इसको हम जो है वो कॉम्पनसेट कर देंगे इंडियन क्रिकेट सीरीज़। तो ये सब कुछ जो है वो तय हुआ है, बस अब डिसीजन आने के एक रस्मी कार्रवाई होगी, और इसमें ना चाहते हुए भी जो पाकिस्तान को अब न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा। ठीक हो गया। इमर, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान अब न्यूट्रल वेन्यू पे पूरे का पूरा एशिया कप भी खेलेगा और फिर वर्ल्ड कप भी जाके इंडिया खेलेगा? सर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे, जो हकीकत बात है। अच्छा नहीं लगता बीइंग इन पाकिस्तानी, लेकिन हकीकत को भी सामने रखो। उसकी वजह ये है, आपका बोर्ड कब इतना स्ट्रांग होगा? आपके बोर्ड में तो, आपके बोर्ड को तो ये नहीं पता होता कि हमारा आगे फ्यूचर क्या है। 7 महीने बाद गवर्नमेंट चेंज हुए तो ये इनकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो बात यह कि जब तक आप अपने घर में मजबूत नहीं होंगे, अपने घर में दुरुस्त नहीं करेंगे, अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक आपकी दुनिया में कोई सही नहीं रहेगी। आपने आज सबक सीखना चाहें तो सीख सकते हैं कि अगले 3 साल के बाद आपने एक टारगेट रखें कि यार हमने अपने आप को मजबूत करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, अपनी क्रिकेट को मजबूत करना है। हम फिर अपने टर्म्स डिक्टेट कराने के काबिल होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे नहीं लग रहा कि हम इस पोजीशन में कि हम अपनी टर्म्स दुनिया को और किसी को डिक्टेट करा सकते। ठीक हो गया। शोएब भाई, आप भी बाखबर सहाफ़ी हैं, और आपकी इस हवाले से क्या कुछ खबरें हैं? आपने तो एक और ट्वीट भी की थी कि टिट फॉर टैट वाला मामला हो सकता है, अगर एशिया कप ना हुआ तो फिर पाकिस्तान भी कोई ट्राई सीरीज खेलने जा रहा है। देखिए सर, 9 मन तेल इकट्ठा किया जा रहा है, अब देखते हैं राधा कब नाचती है। ये मामला ऐसे ही होता है। वो 5 नेशन सीरीज बात कर रहे हैं, वहां भी इतना आसान नहीं है 5 नेशन सीरीज कराना। हम ट्राई नेशन सीरीज करवाने की बात कर रहे हैं, हमारा भी इतना आसान नहीं है। ये तमाम चीजें 9 जून से जो शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप क्वालिफायर जिम्बाब्वे में, उससे रिलेट करती हैं। जिम्बाब्वे वहां पे है, वहां पे वेस्ट इंडीज है, वहां पे श्रीलंका है। ये 3 टीमों से 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है। बहुत सारी चीजें इस क्वालिफायर पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद टीमें अपनी डायरेक्शन लेंगी। बहुत सारी चीजें आपके पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन पे डिपेंड करती हैं। आपके वजीर खारजा वहां जाते हैं और वहां के वजीर खारजा ने जिस बदतमीजी से वहां पे अपना क्या चेहरा लोगों के सामने आया किया कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, तो हाथ ना मिलाने से पाकिस्तान की कद पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो लोग जो है बेनकाब हुए। तो इससे उनके मजमूम मकासद नजर आ जाते हैं। वो किसी तौर पे भी पाकिस्तान पे खेलने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से ना खेलें। अब यहाँ पे एक डिबेट शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा ब्रांड है, तो पाकिस्तान के बगैर तो इंटरनेशनल क्रिकेट धड़ाम से गिर जाएगी। तो हमें रियलिस्टिक होकर अगर बात करनी पड़ेगी तो आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बगैर चल रही है और धड़ाम से नहीं गिरी बल्कि फ्लोरिश कर रही है। ये बात आपको मानना होगी। उनके पास पैसे की एक ऐसी पावर है जिससे वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह खड़ी है कि अगर वो बगैर पाकिस्तानी क्रिकेटर से सपोज कर रहे हैं कि 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर जाएंगे तो वो 5 करोड़ कमाएंगे। ये बात भी आपको मानना होगी। अगर ये क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर करवाने का, देखिए उनका प्लान यही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें। आइसोलेशन यही होगी कि आप पुल आउट कर लें। आपको पुल आउट नहीं करना। वो अगर आपका रास्ता रोकेंगे तो यकीनी तौर पर ये उनकी शिकस्त होगी। अगर एक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन भारत जो है वो बुरी तरह बेनकाब जरूर होगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप जो है वो इस तरीके से अड़ जाएं और कहें कि जी हम आप नहीं आए तो हम नहीं जा रहे। आप जाएं, वो आपको वेलकम ही नहीं करना चाहते। जब वो आपको वेलकम ही नहीं करना चाहते तो फिर बहुत सारे तकनीकी मसाइल को वो वजूहत बना के वो आपके लिए मसले खड़े कर सकते हैं। रिसेंट पास में आप देखें
कई दीगर खेलों की एशियन चैंपियनशिप हुई, कई और जो चैंपियनशिप हुई उनमें उन्होंने पाकिस्तानी टीमों को ये नहीं दिए। तो यकीनी तौर पे ये बहुत सारे आगे जाके तकनीकी मसाइल आ सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है क्या मामला हो, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त अपना कार्ड बड़ा स्मार्टली खेलना चाहिए। नजम सेठी अगर मैं गलत नहीं हूँ आज शायद दुबई पहुंच जाएंगे, वहां पे भी उनकी कुछ मुलाकातें हैं, फिर वो वहां से इंग्लैंड चले जाएंगे, वहां पे भी कुछ मुलाकातें हैं। तो ये बैकएंड तमाम बोर्ड कोई ना कोई राब्ते कर रहे होते हैं। बीसीसीआई अपने पत्ते खेल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पत्ते खेल रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू की बात की तो एक ओमान भी इनके पास जो है वो ज़ेरे गौर है कि अगर वहां चला जाए तो वहां जाके किस तरीके से क्रिकेट की जा सकती है। तो ये 2-4 ऑप्शन जरूर हैं। पाकिस्तान को अपना पत्ता बस स्मार्टली खेलना है। जज्बात में खेला गया पत्ता ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को माली खसारे का से दो चार करेगा, बल्कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में आइसोलेट भी कर जाएगा। ठीक हो गया। आप कुछ ऐड करना चाहें? हम लोग ना ये कहते हैं कि एशिया कप अगर इंडिया जो है वो नहीं आता या हमारा जो मॉडल है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका फिर जवाब हमें जो है वो 2 टोक देना चाहिए वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, उसमें हम दे देना चाहिए। देखिए रियलिटी बहुत डिफरेंट है। मैं सिर्फ ये हिंट दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए, जो ये एपिसोड होगी जब एशिया कप के बाद जब वर्ल्ड कप का सिनेरियो आएगा, आप आईसीसी की जो है ना आज जाकर पूरी एक लिस्ट दिखा दिएगा जो उनके कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने भी हैं, उसमें आप फाइनेंशियल विंग के हेड देख लेगा, मीडिया मैनेजर के उनके हेड देख लेगा और क्रिकेट कमेटी के हेड देख लेगा। ये तमाम जो अहम पोस्ट हैं उन पे आप देख लेगा कि तमाम में इंडियंस जो हैं वो तैनात हुए हैं, और ये ही रिपीटेड एपिसोड जो है वो होगी। मोनोपोली बहुत ज़्यादा हो गई है। बिग 3 की हमने जो है वो बात सुनी थी, आइंदा कुछ अरसे में आप बिग 1 का जो है वो नाम सुनेंगे। बिग 1, अच्छा सर, बिग 1 का नाम तो सुनेंगे, लेकिन एक और खबर चल रही थी। वो खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो अब रिटर्न गारंटी लेगा इंडिया से भी और आईसीसी से भी कि अगर ठीक है एशिया कप हम बाहर खेल लेते हैं, हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने आते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी? देखिए जो भी इंडिया के तेवर लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी गारंटी दे के भी वो आपके साथ खेलने के लिए आएंगे। उनका सिंपल सी, अगर सच्ची बात करूं ना मैं आपके प्रोग्राम की विसातत से, एजेंडा उनका ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करना है, पाकिस्तान की क्रिकेट को एक साइड पर लगाना है। ये मुल्क क्रिकेट में जितना पीछे जाए, एजेंडा उनका ये है। उनकी गवर्नमेंट का एजेंडा है, वही वो डिक्टेट करते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड को, और वही क्रिकेट बोर्ड उनका जो आगे रेप्लिकेट करता है। ये इनका बयानिया है। और आप क्या कर सकते हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं, मैं फिर वही बार नुक्ता दोहराऊंगा, हम ये कर सकते हैं कि हमने अपने मसाइल को दुरुस्त करना है, हमने अपने पांव पे बेहतर खड़े होना है कि कल को हम इस काबिल बने कि चलो ज्यादा टक्कर नहीं तो थोड़ी टक्कर तो दे सकें। लेकिन हमें सही मुकाबला तो तब होगा ना कि आप कहेंगे मेरे पड़ोस वाला लड़का जो है वो नंबर 1 आता है, क्लास में फर्स्ट आता है, तो आप सिर्फ ये नहीं कि घर के बाहर उनके पत्थर तो नहीं मार के बात करेंगे, आप भी नंबर लेके उसके साथ मुकाबला करेंगे। शोएब भाई शॉर्टली मुझे बताइएगा आखिर में, क्योंकि आपसे हमने जो है थोड़ा सा कम वक्त लिया हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कुछ ले दे करेगी पाकिस्तान, या फिर ये वैसी ही खबर है और ये इसको खबर ही समझना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखें ये बिल्कुल झूठी खबर है, इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि गलत बयानी से काम लिया गया। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल से बात करें, वो आपको अभी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो इसका जवाब नहीं देगा क्योंकि मामला बड़ा जो है नाजुक है। लेकिन मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ, रिटर्न गारंटी की कोई बात नहीं है, और मैं इसका एक रेफरेंस भी आपको दूंगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये दोनों अरफा और नजीब बैठे हैं, ये भी इसको करेक्ट कर सकते हैं मुझे। ज़का अशरफ के दौर में आप रिटर्न गारंटियां लेकर आए थे कि आप वहां जाएंगे, वो यहाँ पर आएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा, फिर उन्होंने नहीं माना, फिर आपने केस कर दिया और वहां आपने कितना फाइनेंशियल अपना लॉस किया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गालिबन वो ज़का अशरफ का ही दौर था, या फिर ये शहरियार के दौर की बात है। तो ये तमाम ज़का अशरफ के दौर की बात है, आई थिंक ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। इसलिए रिटर्न गारंटियां नहीं चलती, क्योंकि आप जब भी क्रिकेटिंग कहीं कोई एग्रीमेंट करते हैं जाके, तो उसमें एक बड़ी क्लास बड़े वाज़े अंदाज में लिखी होती है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। आप वो उनका सीधा चीज है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं कहती। जब आपकी गवर्नमेंट नहीं कहती तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया ने तहैया कर रखा है कि आपको तबाह करना है, तो वो आपके क्रिकेट को किसी तौर पे भी फ्लोरिश करना ही नहीं देता। अब आप देखें ना, एक एवरेज से क्रिकेटर आईपीएल में कितने करोड़ों में बिक जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ये फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है। अब वो दूसरी तरीके से जा रहे हैं, अब वो क्रिकेटरों को एंगेज करने जा रहे हैं कि पूरे साल के लिए क्रिकेटर एंगेज हो जाएं। तो फिर आपको लगता है कि क्या पीएसएल में जो हमारे पास पहले ही कम नाम है,
जब उनके बड़े नाम भी इंगेज हो जाएंगे पूरे साल के लिए, तो क्या वो हमारे लिए दस्तयाब होंगे? और जब वो इतने पैसे लेके कर लेंगे तो फिर आपके मुकद्दर में तो मुझे लगता है मुस्तकबिल में सी और डी टीम ही रह जाएंगी, क्योंकि ए टीम को वो अपने खिलाड़ियों को कह देंगे जी आपकी ये कमिटमेंट है, आप नहीं जा सकते। तो वो बड़ी बाउंडिंग्स में करने जा रहे हैं। बिग वन वाला बात बिल्कुल सही लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब अपने सारे पत्ते स्मार्टली खेलना है। जज्बाती चक्रों में आके जिस तरीके से रमीज राजा ने बयान दिया था, वो वही मामला हुआ था कि वो जा रहे थे, कह रहे थे मैं दूसरों का काम खराब करके चला जाऊं। तो अगर आप इस तरह के बयान देंगे, इस तरह की लोगों को प्रोवोक करेंगे कि हमारी कौम जज्बाती हो जाए और हम ये फैसला कर लें, इस फैसले से हमारा वही हाल हुआ जो जनूबी अफ्रीका का हुआ था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से कितना अरसा बाहर रहे थे। तो हम तो भाई ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हॉकी हमारे सामने है कि हम लाइमलाइट से आउट हुए, तो आज ये बात है कि हॉकी के ट्रायल होते हैं तो हमारे पास खिलाड़ी पूरे नहीं होते। तो ठीक हो गया शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। और हमें पता है कि आप थोड़े से मसरूफ़ है, लेकिन फिर भी आपने हमारे साथ वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अहमद साहब और अरफा हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और आज बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। कल बाबर आजम ने अपना 100वां मैच खेला और उसके बाद बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी जो है हम बात कर चुके, लेकिन उनके 100वें मैच के हवाले से हमने बात नहीं की। और बाबर आजम कल के मैच में तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने बहुत सारे माइलस्टोन्स पूरे किए हैं। पाकिस्तान टीम को उन्होंने ODI चैम्पियन बनाया, खुद कोई 700 से ज़ायद दिन हो चुके हैं, वो ODI के नंबर 1 प्लेयर हैं। उसके अलावा 5000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट तरीन बल्लेबाज बन चुके हैं। और फिर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं बाबर आजम के, जिन पे बात की जाए तो बात ख़त्म नहीं होती। सर, बाबर आजम, अगर पर्सनल माइलस्टोन्स की बात की जाए, ODI क्रिकेट में टीम के माइलस्टोन्स की बात की जाए, तो बाबर आजम इज़ नंबर 1। देखिए, बाबर आजम ऐसे हीरे हैं जो काफ़ी सदियों बाद मेरे ख्याल से तो मैं कहूँगा, और मैं थोड़ा सा बाबर आजम का इसलिए भी क्रिकेट फ़ैन कोई ना कोई ज़रूर है बाबर आजम का, इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान के पास जो बैटिंग हीरोज़ है ना वो बहुत ज़्यादा कम आए हैं। अगर आप देखें ओवर द ईयर्स, मेरे ख्याल से इस तरह का जो स्टारडम था वो शायद जावेद मियांदाद का था कि वो एज अ बैटर वो डोमिनेट करते थे बॉलर्स पे, और वर्ल्ड वाइड उनका एक जो वो करिश्मा था। उसके बाद कोई आए, नो डाउट बीच में जो है वो काफ़ी हमारे पास हीरोज़ आए हैं बैटिंग में, लेकिन जो बाबर आजम का करिश्मा है वो उस पर कोई शक नहीं है। और ये बात कहते हैं लोग कि भी उन्हें रोहित शर्मा या विराट कोहली से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दोनों जो कंडीशंस हैं ना उनको आप थोड़ा सा अलग अलग देखें। बाबर आजम किस सिचुएशन में पाकिस्तान की टीम में आए हैं और उनको क्या सरपरस्ती जो कप्तानी की थी वो उस तरह से थी जो विराट कोहली या रोहित शर्मा की थी। MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ये तो उनके साए में जो है वो पनप कर एकदम जो है वो सामने आए हैं। बाबर आजम के मेरे ख्याल से इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर मैं देख रहा था कि स्टैट्स में कि विराट कोहली के जो नंबर ऑफ मैचेस थे, उन्होंने कोई 150 के आसपास मैचेस खेले हैं विद इन लेस देन 7 ईयर्स, जबकि बाबर आजम ने जो है वो इतने कम मतलब ज़्यादा अरसे में जो वो कम मैचेस खेले हैं। तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से डोमिनेट बाबर आजम ने किया है वो इररिप्लेसेबल चीज़ है। सर, लेजेंड इन मेकिंग। और साथ ये पॉइंट भी बड़ा ज़बरदस्त है कि ये बाबर आजम को मैचेस बहुत कम मिल रहे हैं। 28 साल की उम्र में सचिन भी आई थिंक 200 मैच खेल चुके थे, विराट कोहली भी 200 मैच खेल चुके थे, लेकिन हमारा कप्तान 100 मैचेस अभी खेल सके। देखिए, मेरा ये मानना है कि दुनिया में ना मैचेस तो ओवरऑल वनडे क्रिकेट में कम हो गए। अब तो हम तो आम लोगों से भी कम खेलते हैं, ये तो हमारा मसला है। ये तो पिछले बोर्ड का बेसिकली कसूर है, जिन्होंने वो FTP आपका साइन किया था तो बुनियादी तौर पे। लेकिन बहरहाल ये है कि अब दुनिया में हमेशा से प्लेयर की जो जांच होनी चाहिए, वो जितनी भी क्रिकेट खेले उसकी क्रिकेट अच्छी खेलने की जांच। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक करते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट मोहम्मद आसिफ बहुत कम क्रिकेट खेले हैं। कितनी कम क्रिकेट में वो कुछ कर गए जो लोग बहुत बड़े करियर में अपने नहीं कर सके। इसी वजह से बाबर आजम ने अपने इस करियर में जो अब तक अचीव किया, हालांकि उसको इससे बहुत ज़्यादा ODI मैचेस खेलने चाहिए थे, लेकिन अब नहीं, जितनी भी क्रिकेट खेले वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। एक ऐसी बैटिंग लाइनअप में स्पेशली जिसकी बैटिंग पे कभी भरोसा रहा ही नहीं है। कितने नाम आए, लेकिन यह है कि किसी पे हम भरोसा नहीं है। बाबर आजम पे हम भरोसा करके कह सकते हैं कि यार ये कैसा हमारा प्लेयर है जो हमें आराम से रन्स करके देगा। और ये सुपरस्टार पाकिस्तान का नहीं है, बाबर आजम इस वक्त दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। और बस छोटी सी एक बात, मैं ये चाहता हूं कि बाबर आजम जितना उड़ान पे है इससे एक स्टेप और ऊपर जाए। वो क्यों जाए, एक छोटा सा नुकता मजीद, क्योंकि हम उसके वेल विशर्स हैं। आई थिंक जो लास्ट उसने ODI अभी सेंचुरी जिस मैच में की थी, आई थिंक 4th ODI था या 3rd था, तो उसमें बाबर आजम जब 76 क्रॉस किया ना,
तो वो अपने माइलस्टोन के लिए स्लो हो गए थे, वहां से उन्होंने बीच में अटेम्प्ट नहीं किया अपने 100 के लिए। मेरा ये मानना है कि बाबर आजम इज अ गुड इनफ प्लेयर कि वो बड़ी आराम से बाउंड्रीज के साथ भी वो 100 कर सकता था। उसने 100 किया 113 गेंदों पे, वो चाहता तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इतने बड़े कैलिबर का प्लेयर है, वो 100 गेंदों पे भी 100 कर सकता था। बस बाबर अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश यानी कि माइलस्टोन के लिए आपने कभी स्लो नहीं हो जाए कि यार लेकिन क्योंकि उसको टैलेंट है, एक होता है प्लेयर को टैलेंट नहीं, उनके पास वो दुनिया में सारी एबिलिटी है, वो कर सकते हैं। तो अपने बैटिंग के हवाले से तो पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुके हैं सर। ट्वीट की अगर बात की जाए तो ट्वीट इमाम ने कर दी, बाबर ने, शोएब साहब ने सवाल किया तो बाबर ने कहा जी कि मैं जो है वो अभी तक मोबाइल नहीं देखा। फिर उन्होंने टीम के हवाले से बात की कि टीम मुत्तहिद है, जल है और हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं, लेकिन क्या ऐसा ही है? देखें, ये बात बाबर आजम ने कही तो है कि मैंने ट्वीट नहीं देखा, लेकिन ये खैर अनफॉर्चुनेटली मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से ट्वीट करो एज ए जर्नलिस्ट तो विद इन 5 मिनट्स जो है वो आगे से रिस्पॉन्स आते ही आता है। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि पूरा मैच गुजर गया और मैच से पहले जो वो काफ़ी टाइम पहले 1-2 घंटे तो पहले तो उनमें खास उन्होंने ट्वीट की थी, तो वो नहीं रीड की, ये मानने वाली बात नहीं है। लेकिन बात वही है कि देखें, अगर ये बात ट्वीट की है इमाम ने तो किसी पेन के साथ ही उन्होंने की है, जो बात दोनों के दरमियान कन्वे नहीं हुई, मैनेजमेंट और प्लेयर के दरमियान वो बात कहीं ना कहीं रह गई, जिसका एक दुख जो है वो उसका इजहार किया इमाम ने। ये नहीं होना चाहिए। मैं वही कहूँगा कि इमाम को जो है वो खेलना चाहिए था, क्योंकि उनका अगर वो नहीं समझ रहे कि भाई मैं अगर रेस्ट करूँगा तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाए, अगर वो समझते हैं तो फिर उनको डेफिनेटली खेलना चाहिए था। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमाम उल हक ने, ये उसी का खमियाजा तो नहीं भुगत रहे? अब देखिए, मेरे पास उस वाले से कोई कंक्रीट रिपोर्ट तो नहीं है कि उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर इमाम ने कह दी, पहली बात है मेरा ख्याल है इमाम को वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो ना कप्तान है ना नायब कप्तान। लेकिन अगर उन्होंने कह भी दिया है तो कोई ऐसी बात नहीं कि उसकी बेस पे आप किसी प्लेयर को बिठा दें। ये तो इंटरनल छोटी मोटी डिस्कशन होती है कि यार भाई नेक्स्ट टाइम के लिए इमाम तुम्हें ऐसा सवाल हो जाए तो तुम इसको पास कर देना कि आप ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं इसका जवाब दें। सवाल करने वाला भी गलत और सवाल का जवाब भी मेरा ख्याल है पास कर देना चाहिए था, लेकिन इसकी ऐसी भी बात नहीं थी कि आप इस पर किसी को प्लेयर को बिठा दें। ठीक हो गया सर। इफ्तिखार के ऊपर बात करते हैं। ही वाज वेरी वेरी ब्रिलियंट इन लास्ट मैच, और इफ्तिखार के ऊपर हमने पिंडी में भी बहुत सारी बातें की। आप भी थे, अमर भाई आप भी थे, और बार बार हमने ये मैनेजमेंट से यही सवाल किया कि इफ्तिखार ओडीआई में क्यों नहीं है, और वो आए और उन्होंने परफॉर्म किया, और आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि उनको ओडीआई में होना चाहिए। देखें, बड़े अंडररेटेड किस्म के प्लेयर हैं। टेस्ट क्रिकेट में आए, उनको उस तरह से मौके नहीं दिए गए। मिसबा उनको लाए थे, जिस तरह से वो उनकी परफॉर्मेंस रही थी डोमेस्टिक में, उस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो नहीं वाइब्रेंट होकर नहीं आ रही थी। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वाइट बॉल में, T20 में और फिर वनडे में, तो डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे पाकिस्तान के इन रिगार्ड्स टू एशिया कप और वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि देखें, एक तो वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन करवाते भी बहुत अच्छे हैं, और जो मिडिल ऑर्डर से फिनिशिंग के जो ओवर्स हैं वहां से जो बूस्ट करना होता है स्ट्राइक रेट, उसका मुजाहरा कल उन्होंने किया। शॉर्ट रिमार्क्स अबाउट इफ्तिखार। देखिए, इफ्तिखार के लिए छोटी सी मैं बात कहूंगा कि इफ्तिखार में जब आए तो उनको मिसबा उल हक से लेकर के ये जी को पर्ची पर आए, एक सिफारिश पर आए। बड़े दुनिया में बड़ा आपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी से लेकर आम सोशल मीडिया पे उनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। सेम यही काम रिजवान के साथ होता था। आजकल ये काम शान मसूद के साथ भी हो रहा है। ये सारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं। नुकता सिर्फ छोटा सा कह के बात को खत्म करूंगा कि इफ्तिखार को सेट होने में टाइम लगे। इंटरनेशनल लेवल पे किसी एक फॉर्मेट में आपको टाइम लग जाता है एट टाइम्स अपने पोटेंशियल को रीच करने के लिए। इफ्तिखार अहमद कल भी अच्छे प्लेयर थे, इफ्तिखार अहमद आज भी अच्छे प्लेयर, और इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ख्वातीन औज़ात, आज का प्रोग्राम यकीन तौर पे आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।